हमेशा यंग बच्चों को कहती हूँ कि आप जो भी करो लाइफ में ना, कुछ यूजलेस नहीं। एक डायलॉग है कि जब आप कोशिश करना चाहते हो तो पूरी कायनात उसमें जुड़ जाए। Freedom is to live a life where you don't worry about what would other people think. I'm still the girl with the broken neck. But the one thing that's changed is I don't mind it now. खामियां, challenges, rejections, problems सबके साथ होती हैं, लेकिन इनसे हम कम नहीं होते हैं, इनसे हम ह्यूमन होते हैं। टिल द एज ऑफ 30 आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी फोटो में भी नहीं देखना चाहती थी। देन आई वेंट थ्रू अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ रिजेक्शन इन कॉलेज, जिसके बारे में मैंने बात की है। एंड आई केम टू रियलाइज मैं काफ़ी लोगों से अलग हूँ। आई रिमेंबर आई वॉज 32 और 33 जब मैं एडलवाइस ग्रुप में थी, और तब से मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी का CEO होने का सपना देखा। इफ़ यू लुक एट इंडिया बिफोर 2014, आई थिंक करीब 15-16% लोगों के पास किसी तरह का बैंक अकाउंट था। टुडे मोर देन 80% ऑफ इंडिया हैज़ बैंकिंग एक्सेस। इट्स आई हैड समवन विजिटिंग अगेन फ्रॉम अब्रॉड, और मैं केले ले रही थी रास्ते में घर के बाहर, तो मेरे से किसी ने कहा आप तो वॉलेट पर्स कुछ नहीं लेके आई। मैंने कहा मैं फ़ोन तो लेके आई हूँ। एंड सो इट टचेस the commerce of my life and a seller's life. I think we are gradually and slowly exporting our culture overseas. कैसे बताइए, एग्जाम्पल दे। Take yoga as an example. शार्क टैंक का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा था? मैं हर दिन उस सेट पे जब थी तो मैं इंस्पायर्ड ही रहती थी। हमारे यंग ऑडियंस के सवाल है, आर यू रेडी? Yes. What is your advice for someone from a small town who wants to enter the world of finance but doesn't have connections? आज का GDP पॉडकास्ट मैं शुरू करना चाहता हूं एक पर्सनल सवाल से। क्या आप अपने लुक से खुश हैं? अपने बॉडी से खुश हैं? देखो, हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, यार शरद, फ्लॉज तो हैं लुक में, बॉडी में, है ना? ये हम सब की कहानी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये फ्लॉज ही आपकी यूनिकनेस है, आपकी USP है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ये आपके सक्सेस का डोरवे है, अगर आप इसको लेकर अवेयर हो तो आप क्या कहोगे? यार बात तो इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात मैंने नहीं कही है, ये हमारे आज के गेस्ट ने कही है, और वो सिर्फ कहती नहीं है, वो इस राह पे चली है। और आज ये हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिजनेस पर्सनालिटीज में से एक है। प्लीज वेलकम एडलवाइस AMC की CEO और MD, बेस्ट सेलिंग ऑथर, द गर्ल विद अ ब्रोकन नेक एंड एन अनब्रेकेबल स्पिरिट, राधिका गुप्ता। Radhika, welcome to the GDP podcast. Thank you. And I love the name of the podcast. बहुत पसंद है। Growth, dreams and passion. यही तो जिंदगी है। सच बात है, यही जिंदगी है। लेकिन आपकी जो जिंदगी की जो शुरुआत थी वो बड़ी अलग थी, इंटरेस्टिंग थी। You were born with a broken neck. तो राधिका, पहला सवाल है कि अगर यूनिवर्स आपको, कायनात आपको इस तरह से ना भेजती तो क्या आप इतनी सक्सेसफुल होती? मुझे ये नहीं पता, बट मुझे पता है कि मेरे पास शायद कहानी कम दिलचस्प होती बताने के लिए। एंड आई थिंक क्या है कि हम जिंदगी भर, आपने जो इंट्रोडक्टरी सवाल पूछा कि आप जैसे आप दिखते हैं आप खुश हैं, मेरे हिसाब से कोई ऐसा जन नहीं है, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, जिनका जवाब हाँ है। होगा। हम जिंदगी भर बड़े होते हैं, खासकर टीनेज एज में, खासकर लड़कियों के साथ, कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मिरर में देखने से घबराते हैं। एंड एज वी ग्रो अप, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हमारा एक बहुत स्ट्रगल होता है, मेरा भी हुआ था। एंड देन ओवर टाइम वी रियलाइज कि यार हम अकेले नहीं हैं जिनको मिरर में देख के खुद का चेहरा नहीं पसंद आता। सबके साथ कोई ना कोई परेशानी है, सबकी यही कहानी, सबकी यही कहानी है। और ये कहानी, ये लुक्स भगवान ने
6 बिलियन लोग एक जैसे नहीं बनाए ना। दुनिया खूबसूरत है क्योंकि सब अलग अलग हैं, लेकिन इसको समझने में, इसको इंटरनलाइज करने में बहुत जिंदगी चली बहुत जाती है। जिंदगी चली जाती है। तो आपका कैसे रही है, आपकी जर्नी कैसे रही, थोड़ा अगर आप बताएं कि कैसे आपने समझा इसको। तो मुझे टाइम लगा। एज आई सेड, मैं एक तो बाहर पली बड़ी हुई हूँ। आई गॉट दिस कंडीशन क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी, एंड थ्रू आउट माई टीनेज ईयर्स मैं इंडिया में नहीं पली बड़ी। एंड आई थिंक इंडिया में मुझे लगता है समाज एटलीस्ट उस टाइम कम क्रूअल होता है। विदेश में जब आप पढ़ते हो, आप अकेले या यू वन ऑफ द फ्यू इंडियंस इन अ क्लास, तो लोग आपका काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं। एक तो आपका वेट ज़्यादा होता है, मेरा तो वेट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा होता था, नेक का होता था, ब्रेसेस थे, एंड आपका एक्सेंट भी अलग होता है, आपका थिक इंडियन एक्सेंट होता है। आप अमेरिकन स्कूल में पढ़ते हो तो लोगों को लगता है दूर से कि बहुत ग्लैमरस है, करण जौहर की फिल्म जैसा है, लेकिन एक्चुअली लोग आपको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। और उस टाइम का हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान नहीं था, तो वो एक अलग ही स्टोरी थी। लेकिन एंड सो एज आई ग्रो, मेरे को एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था। एट टिल द एज ऑफ 30, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी फ़ोटो में भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे लगता था मुझे अपनी फ़ोटो नहीं, आई यूज्ड टू ड्रेड कि फोटोग्राफर मेरी फ़ोटो लेगा। एंड इट्स आयरॉनिक क्योंकि आज मैं इतनी फ़ोटोएँ खिंचवाती हूँ, आई एम ऑन मैगजीन्स एट्सेट्रा। एंड देन आई वेंट थ्रू अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ रिजेक्शन इन कॉलेज, जिसके बारे में मैंने बात की है। एंड आई केम टू रियलाइज मैं काफ़ी लोगों से अलग हूँ। बट इट वॉज आफ्टर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब एट McKinsey, एंड मुझे वो नौकरी अपनी काबिलियत के कारण तो मिली, लेकिन जो वो क्लिंच मोमेंट होता है अपनी यूनिकनेस के कारण मिली, क्योंकि जो मेरी इंटरव्यूअर थी वो ब्रिज चैंपियन थी। और आप पूछोगे ब्रिज क्या है? ब्रिज एक कार्ड गेम है जो आमतौर से बच्चे नहीं खेलते। अब मैं क्यों खेल रही थी? मेरे पापा नाइजीरिया में पोस्टिंग थी उनकी, और उस टाइम में नाइजीरिया में कुछ करने को नहीं था, बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते थे। और समर हॉलीडे में मम्मी ने कहा 2 बच्चे हैं, उनको कैसे एंटरटेन करें। हिंदुस्तानी मम्मियाँ बहुत रिसोर्सफुल होती हैं, तो उन्होंने कहा 4 लोगों का गेम है, इसमें पैसे लगते नहीं है, घर पे बैठ के ब्रिज खेलो। तो हम ब्रिज सस्ता सुंदर टिकाऊ, उनका फेवरेट वर्ड फ्रेज है SST। तो SST हमारे घर में बहुत चलता है, तो हमने SST के कारण और नाइजीरिया के कारण ब्रिज सीखा। एंड सो ब्रिज, नेक, ये जो सारी बाहर पढ़ना, जो मुझे लगता था कि ये जो पापा का क्या ट्रांसफरेबल जॉब है, हर 3 साल नौकरी बदलते हैं, ये सारी चीज़ें फाइनली दे शिफ्ट हुआ है, दे शिफ्ट द अपॉर्चुनिटीज। क्या बात है। अब किसने सोचा होगा कि ब्रिज की आपकी वो जो हॉबी वो इतना बड़ा गेम चेंजर हो जाएगी आपके लिए? एंड मुझे लगता है किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है आई हैव रियलाइज्ड कि, और ये मैं हमेशा यंग बच्चों को कहती हूँ कि आप जो भी करो लाइफ में ना, कुछ यूजलेस नहीं है। कुछ ना कुछ आप किसी से मिले होंगे, किसी से ऐसा कुछ किया होगा, कोई स्किल सीखा होगा जो बहुत लोगों से बहुत अलग है। कई बार मजबूरी में किया होगा क्योंकि पैसे नहीं थे कुछ और करने के लिए, तो ब्रिज सीख लिया, या वहाँ जहाँ सब छुट्टी पे जाने हैं वहाँ नहीं गए, कहीं और गए। एंड बाद में 5-6 साल बाद, 10 साल बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो उससे कनेक्टेड है, आपको पता नहीं था। क्या बात है। वो एक डायलॉग है कि जब आप कोशिश करना चाहते हो तो पूरी कायनात उसमें जुड़ जाती है, और लेकिन आपको पता नहीं है कि कायनात काम कर रही है। एब्सोल्युटली। और कायनात का जो प्लान है वो हमें समझने में थोड़ा वक्त लगता है, एंड व्हेन वी लुक बैक तब समझते तो वो अच्छा ये प्लान था। और ये आप प्लान नहीं कर सकते, वो हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है? रोज कोशिश करनी है आपको। हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस फ्रेज है, शर्मा जी का बेटा, कि आपको शर्मा जी के बेटे जैसा बनना है, जो वो पैसे कमाता है वो करना है, जैसी उसने शादी की उससे। हम हमेशा खुद को शर्मा जी का बेटा या सेन गुप्ता की बेटे, लेकिन कंट्रोल सी कंट्रोल वी से जिंदगी नहीं चलती। आप जो हो, आप अपना बेस्ट बनने की कोशिश करें। बिल्कुल। और आपकी लाइफ एक्चुअली एक मिसाल है, जीती जागती मिसाल, कि आपकी जो यूनिकनेस है उसको आपने जितना निखारना शुरू किया, आपके ऑर्बिट्स शिफ्ट होते चले गए और आप इस मुकाम पे आज पहुंची। तो आप अक्सर बोलती हैं 3 A's के बारे में जी। तो इन 3 A's के बारे में बताइए कि क्या ये 3 A's का क्या सिग्निफिकेंस है आपके हिसाब से?
तो आई थिंक ये तीनों बहुत कनेक्टेड हैं और इसका सबसे पहला ए जो मेरा फेवरेट है वो है एम्बिशन. एंड एम्बिशन इन सिंपल वर्ड्स टू मी इज़ बड़ा सोचना. क्योंकि अगर सोच बड़ी नहीं होगी तो फिर उड़ान कैसे लेंगे आप. एंड मुझे लगता है वेरी ऑफन हम सोच अपनी छोटी करते हैं कि मैं लोगों को इंटरव्यू करती हूँ जब मेरे से मिलने आते हैं तो मैं कहती हूँ आप 5 साल में क्या बनना चाहते हो, 10 साल में क्या बनना चाहते हो. एंड आई वुड लव कि कोई मेरे से आके फ्रेशर हो मेरे से आके कहे मैं तो कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ. वो ये ना कहे कि बस मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ. इतना बड़ा सोचो फिर देखते हैं क्या होगा. अगर आप सोच उतनी बड़ी रखोगे ना तो फिर आप उसकी तरफ काम करना शुरू करोगे. वो पुरानी कहावत है ना कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ. मुझे लगता है आपको चादर बड़ी करनी चाहिए. और आज के हिंदुस्तान में हमें ये सीख मिलती है कि अपॉर्चुनिटी वाकई लिमिटलेस है. तो आप चादर बड़ी करो. तो अपने जो भी रोल में आप वर्ल्ड्स बेस्ट बनने की सोचो. आपने उसको कैसे किया? कुछ आप एग्जाम्पल बताएंगे? अरे मेरी ज़िंदगी में तो बहुत एग्जाम्पल हैं. मैंने हमेशा जब मैंने कॉर्पोरेट इंडिया में या कॉर्पोरेट अमेरिका में काम किया है अगर मेरी उम्र और काबिलियत के हिसाब से इतना रोल का मुझे सोचना चाहिए मैं 10 साल के आगे का रोल मांगने की कोशिश करती थी. तो आई रिमेंबर आई वाज 32 और 33 जब मैं एडलवाइस ग्रुप में थी और तब से मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी का CEO होने का सपना देखा. हालांकि मैं इस सेक्टर से नहीं हूँ, मैं कभी CEO नहीं बनी. बिल्कुल नई चीज थी. बिल्कुल नई चीज़ थी लेकिन दिमाग में था यार बनना तो है क्योंकि मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ. परफेक्ट नहीं हूँ शायद, अनकन्वेंशनल कैंडिडेट हूँ, लेकिन दिमाग में वो सपना हमेशा रहा है. जब ये कंपनी भी टेक ओवर की थी एडलवाइस म्यूचुअल फंड तो इसके 5,000 करोड़ के कुछ एसेट्स थे. आज हम ऑफकोर्स बहुत बड़े, लेकिन तभी भी 1 लाख करोड़ की कंपनी का सपना देखा था कि और लोग हंसते भी हैं क्या यार 5,000 करोड़ पे आप 1 लाख करोड़ का सपना देखोगे कैसे होगा. उस कैसे होगा का जवाब नहीं था लेकिन करने की ख्वाहिश तो थी. तो एक्चुअली आपकी लाइफ से ये समझ में आ रहा है कि आपको वहां पहुंचने का रास्ता ना भी पता हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर वो जज्बा अगर है तो फिर रास्ते निकल आ जाते हैं. फिर रास्ते आप ढूंढ लेंगे. दैट्स ब्यूटीफुल. अगला ए. दूसरा ए जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है नुआंस्ड और वक्त के साथ आता है इज अवेयरनेस. अब आपको जाना मून तक है, आपको बनना ओलंपिक एथलीट है, लेकिन क्या जो उसको बनने के लिए जो लगता है वो आप में है या नहीं है. और खुद की कमियां खामियां स्किल्स स्ट्रेंथ्स ये जानना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है. और खुद से झूठ ना बोलना बहुत ज़रूरी है. एंड मैं अपने साथ बहुत सालों से एक एक्सरसाइज करती हूँ जो कि अभी भी करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि राधिका आप यहाँ हैं, आपको 5 साल में यहाँ जाना है. अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप में क्या खामियां हैं. और खामियां खुद को दोष देने की बात नहीं है, खुद को इम्प्रूव करना है. हम स्टूडेंट होते हैं तो हमेशा क्लासरूम में जाके सीखते हैं. सीखना हमें ज़िंदगी भर चाहिए. तो आई ऑलवेज थिंक इफ आई हैव टू गो हियर इन 5-10 years, what are the skills I need to develop? And every year or 2 years मैं एक नया स्किल सीखने की कोशिश करती हूँ. एक आई रिमेंबर जब मैं म्यूचुअल फंड CEO बनी थी तो म्यूचुअल फंड रोल में शायद लोग जानते नहीं हैं आप बहुत लार्ज लोगों को एड्रेस करते हो. 200 लोग, 300 लोग, 500 लोग, 1,000 लोग, अलग अलग भाषा, पब्लिक गैदरिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्टर्स, क्योंकि आपको लोगों को कॉन्फिडेंस देना है. क्योंकि ट्रस्ट का खेल है, पूरा ट्रस्ट का गेम है. अब अगेन लोग यकीन नहीं मानते. इन 2017 मुझे माइक से डर लगता था. अच्छा. आई यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ होल्डिंग अ माइक. मैंने कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था लार्ज स्केल पब्लिक स्पीकिंग का, तो मैंने एक्चुअली स्पीकिंग क्लासेस ली 1-1.25 साल. एंड दिस केम आउट ऑफ अवेयरनेस कि अगर आपको ये काम करना है तो ये और अच्छे से जरूरी है तो ये स्किल सीखना है. और उसमें कोई शर्म नहीं है. अब मैं हज़ारों लोगों के सामने बहुत खुशी खुशी बोलती हूँ, मुझे मज़ा आता है. लेकिन ये अवेयरनेस की बात है और अवेयरनेस पे एक्ट करने की बात है. बहुत खूबसूरत. और तीसरी बात आई थिंक तीसरा ए है. एक तो आप में एम्बिशन है कि कुछ बनना है, दूसरा आप में अवेयरनेस है कि ये स्किल्स मुझे सीखने हैं ये बनने के लिए. तीसरा जब मौका आए आपको आस्क करना है. एंड यू नो खासकर लड़कियां, लेकिन बहुत लोग पूछने से हिचकिचाते हैं. They get scared. उन्हें लगता है कि यार
रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई मना कर बेइज्जती देगा हो तो क्या जाएगी। बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं कहती हूँ लोग ना कह देंगे, मैंने कहा ना तो वैसे भी जवाब था, पूछने का आप ट्राई तो कीजिए। इस रिस्क में रिटर्न ही रिटर्न है, एक्चुअली रिस्क बहुत कम है, रिस्क सिर्फ आपकी ईगो की रिस्क है। तो मैं तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पूछती हूँ, चाहे वो अपना CEO रोल था जो मुझे बाद में मिला, बहुत ज़िंदगी के और अपॉर्चुनिटीज़, मैं तो जाके पूछती हूँ क्या ये मैं कर सकती हूँ। कई बार आपने लोग पूछा कि मुझे CEO आप बनाए, हाँ। क्यों नहीं मुझे ये मौका हाँ, मिल रहा? मैं पूछती हूँ, मैंने तब भी पूछा था, मैं अब भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पूछती हूँ। कई बार अभी भी लोग ना कहते हैं, और कई बार थोड़ा दिल को ठेस लगती है, ईगो पे भी आता है, लेकिन वो ठीक है। आई वन थिंग आई लर्नड एज एन एंटरप्रेन्योर इज कि जो ईगो है ना, उसको पानी में डाल के फेंक डालो, ग्लास फेंक डालो बस। और इसकी प्रैक्टिस जितनी जल्दी करो उतना अच्छा। वो एक बड़ी अच्छी कंपनी का एड था कि लाइफ में पूछ डाला तो जिंगल आला, तो दिस इज द थर्ड वन। ब्यूटीफुल। तो एक बात जो आपकी बड़ी कमाल है राधिका, कि आप ना POVs बदल देते हो, पॉइंट ऑफ व्यूज। अब जैसे ईगो को हमने कभी ऐसा नहीं देखा, आप समझ में आया कि ईगो को जितनी जल्दी अपने लाइफ से उसके साथ खेलना शुरू कर दो, हाँ। तो उसको पाल पोस के बड़ा मत करो, Okay. उसको थोड़ा सा उसकी रोस्टिंग करो, उसकी ट्रोलिंग करो, correct. इट वर्क्स। तो ये आपकी बड़ी खूबसूरत, आप POV बदल देते हो हर चीज का। तो कुछ एक सवाल जो हमारी यंग ऑडियंस के मन में हर वक्त रहता है, ये कंफ्यूजन जरा मैं आई एम थ्रोइंग दिस एट यू, कि नौकरी इंडिया में करें या बाहर करें, फायदा किसमें? देखो ये नहीं कि देश ये वो अलग बात है, वो तो है ही, हर किसी में मन में जज्बा है, लेकिन फायदा किसमें? मुझे लगता है कि इसमें बहुत डिबेट होती है, लेकिन मैं, क्योंकि मैं काफ़ी बाहर रही हूँ और इंडिया में भी रही हूँ, मैंने एक्चुअली आई एम 41 नाउ, आधी ज़िंदगी इंडिया में काटी है और आधी बाहर, एग्जैक्टली आधी मैंने नौकरी दोनों जगह की है। एंड ऑफ कोर्स हर इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइसेस होती हैं, मैं जज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है इन 2009 मैंने एक डिसीजन लिया 25 साल ऑलमोस्ट बाहर रहने के बाद कि मैं इंडिया वापस आऊँगी। एंड मैंने ज़िंदगी में बहुत डिसीजंस लिए हैं, आई कैन टेल यू मैंने लाइफ में उससे अच्छा डिसीजन लिया ही नहीं है। एंड जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैं 4-5 साल मैंने US में काम किया था, स्टूडेंट लोन पे पढ़ी थी, तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी नर्वस थे कि इंडिया आ रही है कैसा होगा, इनकम स्टैंडर्ड्स, लाइफस्टाइल। इनफैक्ट बहुत सालों तक तो मम्मी फ़ोन करके पूछती थी जब मैं कहती थी कि काम ऐसा चल रहा है, कि अगर तू अमेरिका में होती ना तो तेरी सैलरी क्या होती। एंड मुझे बहुत झिझक सी होती थी। तो ये पेरेंट्स की, बिकॉज देर इज़ अ बिलीफ कि आप बाहर रहेंगे तो लाइफस्टाइल बेटर होगी, अपॉर्चुनिटीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई थिंक अब वो घर आती हैं, अभी आई थी, तो कहती हैं यार अब मैं ये सवाल पूछना मैंने बंद कर दिया। एंड आई जेन्युइनली थिंक, एंड बाय द वे मैं 2009 में शिफ्ट हुई, मैं बहुत साल तक US वापस नहीं गई, लेकिन 2018 में गई। एंड आई वेंट टू मीट द कंपनीज आई हैड वर्कड एट देयर, जहाँ मैंने पहले काम किया, हम देखने गए, मैं और मेरे हस्बैंड। एंड मुझे लगा कि मुझे बहुत घबराहट होगी कि मैं क्या छोड़ के आ गई, लेकिन मुझे द फर्स्ट डे एट द एंड ऑफ द डे मी एंड माई हस्बैंड स्पोक, हमने कहा यार क्या सही डिसीजन लिया है लाइफ में। बिकॉज जैसे आप US में काम करते हैं, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन आप बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत थर्ड ऑर्डर, और ग्रोथ लिमिटेड है। जब आप इंडिया में काम कर रहे हैं, आप शायद बहुत साधारण प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आम आदमी को या आम औरत को म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कराएं, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएं, लोगों की ज़िंदगी कैसे सुधार करें, लेकिन आप बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। और ये स्केल ना इंडिया का बहुत एक्साइटिंग है, आपको ग्रोथ मिलती है। मैं खुद की कंपनी देखती हूँ जो 30-40% साल में ग्रो कर रही है। एंड व्हेन आई गो टू जापान एंड आई से कि हमारी कंपनी में 30-40% ग्रोथ है, देख के क्यों उन्हें 2-3% ग्रोथ किया, वो जो बड़ी चीज होती है, जो बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ जो स्केल है, जो ग्रोथ है, जो हमारी जनरेशन को इंडियंस को मिल रही है, वो बहुत कमाल की है। और दूसरी बात जो मैं लाइफस्टाइल, और वो इस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार यहाँ पे एक्शन तो यहाँ है, एक्शन यहाँ है। और दूसरी बात, ये तो ग्रोथ की बात है, दूसरी लाइफस्टाइल की बात है। आई एक्चुअली थिंक एक ज़माने में हिंदुस्तान में, और जैसे आप US ले लें, लाइफस्टाइल गैप होता था, इतना बड़ा होता था शायद।
फिर इतना ऐसे ऐसे हो गया, जैसे हमारे यहाँ ब्रांड्स आए, ट्रैवल आया, फैसिलिटीज़ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, फिर ऐसा हो गया। मुझे लगता है कामयाब हिंदुस्तानी के लिए वो अब ऐसा हो गया, रिवर्स हो गया। आई टेल यू एज अ वर्किंग वुमेन CEO, जितना मैं अब करती हूँ विद अ 3-year-old चाइल्ड, मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं कर सकती विद द अमाउंट ऑफ सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल लव, फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी। तो लाइफस्टाइल तो एक्चुअली उल्टी हो गई है। सच बात है ये, क्योंकि इमीडिएटली नहीं होता, उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन कर सकते हो। बिल्कुल। और फिर एक्चुअली हम देखें, मतलब ये जो कहते हैं ना एक राजाओं वाली जिंदगी, वी एक्चुअली आर लिविंग दैट इन इंडिया। एब्सोल्युटली। सो माय पेरेंट्स हैव स्टॉप्ड आस्किंग दैट क्वेश्चन। काफ़ी जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे हस्बैंड के ज़्यादातर रिलेटिव्स ओवरसीज रहते हैं, दे कम टू इंडिया एंड दे आर मोस्टली अमेज्ड। अच्छा, ये भी है यहाँ पे? हाँ, ये भी है यहाँ पे। तो उनका जो परसेप्शन था 1960s और 1970s और 1980s का इंडिया, वो आज का हिंदुस्तान नहीं है। तो वो आते हैं, अब जैसे आपके पीछे BKC का पूरा वो इन्वायरमेंट है, यहाँ घूमते हैं हमारे। आई जस्ट टुक माई पेरेंट्स टू द स्टॉक एक्सचेंजेस टू सेबी, लुक अमेज्ड। दैट्स अमेजिंग। तो वर्ल्ड का नजरिया बदला है कि इंडिया को लेके? How does the world look at us now? I think it has changed, और ये मैं थोड़ा पर्सनली भी कह सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल इन द 90s, एंड लोग ये कहानी मानते नहीं हैं, हमेशा हंसते हैं, बट मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि जब मैं नाइजीरिया गई, मैं 7वीं कक्षा में थी और एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ती थी, एंड मैं बड़ी गर्व से आके कह रही थी मैं दिल्ली से आई हूँ। और किसी ने मेरे से पूछा, आप इंडिया से हैं, आपके यहाँ हाथियों पे आप लोग स्कूल जाते होंगे, वो सांप स्नेक चार्मर वाला इंडिया। सी, दिस वाज इंडिया बिफोर द IT बूम। दिस वाज इंडिया बिफोर 2003 में जो ब्रिक्स का मूवमेंट आया था, बिफोर वी बिकेम engineering giants, and then of course the nuclear test happened, all these things happened. In fact, the first time इंडिया पे एक बहुत डिबेट छिड़ा था जब मैं स्टूडेंट थी, वो जब पहले पोखरान के न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 98-99 में, और काफ़ी मेरे फॉरेन क्लासमेट्स ने कहा था ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो दिस वाज द परसेप्शन। Today, I think the perception is very, very different. When you go to, I'll give you a few interesting examples. I went to Japan on holiday and some work. वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपके यहाँ जो इंडिया का इक्विटी कल्चर है, जो इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आम लोग, ये आपने कैसे क्रिएट किया, क्योंकि हम नहीं क्रिएट करना पाए। एंड जापान इज अ मार्केट इन अ कंट्री वी लुक टू विद अ लॉट ऑफ admiration, right? They were so impressed to see a woman in leadership running a large financial services firm, and I said, this is the reality of our country where more women are rising in leadership. So they are taking notes from us now. They are taking notes from us, and there are many things that we have done that are noteworthy. जो हो सकता है कि हम इनफैक्ट पिछले 8 से 10 साल में इतना कुछ हुआ है देश में कि शायद हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने कितना लीप फ्रॉग कर दिया। And I think one of the things about India is कि आप किसी भी शहर को देखें, चाहे आप बम्बई शहर को ही देख लीजिए, मुंबई शहर को देख लीजिए, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मुझे लगता है हर 3 साल में ये शहर बदल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, फैसिलिटीज़ बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ बदल रही हैं। तो हमारे यहाँ वी आर एडिक्टेड टू अ ड्रग कॉल्ड ग्रोथ, एंड आई से दिस इन द नाइसेस्ट वे, एंड ग्रोथ इज अ वेरी पावरफुल ड्रग। सही बात है। हमारे यहाँ जो पेस है, अब हम ही अगर पिछले अपने सोशल मीडिया पोस्ट देखें आज से 3 साल पुराने, तो हमें वो एक्चुअली पुराने लगेंगे। करेक्ट, बिकॉज सब कुछ बदल रहा है। एंड बिकॉज हमारे यहाँ ये ग्रोथ का एक ड्रग है, ईच जनरेशन इज फार मोर एस्पिरेशनल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। ग्रेट। 3 POVs ग्लोबली जो हिंदुस्तान के बारे में बदल गई। 3 things. I think one, that we are just a country of engineers. There's a lot more that India is doing. Of course, we are a country of engineers. हमने इंडिया का we've produced great engineering talent. But today we also produce global CEOs. So we are not just line guys जो software लिखते हैं.
we've reached the top of global software companies. So in that sense, Indian talent value chain में migrate हो गया है. दूसरा, I think जो हमारी cities का perception है कि ये गरीब, slum, ऐसी, I hate these perceptions of slumdog millionaire, all that. I don't, taking the movie aside. I think our cities are giant. So I think the second is the perception of our cities and our infrastructure, our trains, all this stuff that is happening. And I think the third is the perception of our markets. एक टाइम पे 90s में लोग सोचते थे यार यहाँ पैसा डालना वर्थ है, वापस आएगा. नाउ पीपल थिंक ऑफ इंडिया एज अ कंट्री ऑफ स्टेबिलिटी, कि ये इनका ना इन्वायरमेंट, ये this attitude na of we will snatch defeat from the jaws of victory has changed to acha, aggressive winners and trustworthy, reliable. And I think that third one is a perception जिस पे हमें continually काम करते रहना चाहिए. तो अब उनको ये पता है कि ये तो रोबस्ट है, ये रोबस्ट है, स्टेबल है, इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव बहुत मजबूत है. ये नहीं है कि अभी मार्केट चला कुछ स्पेक्यूलेट, ये इसकी हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक मजबूत नींव पे खड़ी. आई ऑलवेज आस्क पीपल, यंग पीपल, अ वेरी सिंपल इकोनॉमिक क्वेश्चन. कुछ इकोनॉमीज होती हैं वो सिर्फ तेल पे चलती हैं, कुछ सिर्फ टूरिज्म पे चलती हैं. देन आई आस्क देम, इंडिया की इकोनॉमी किस सेक्टर पे चलती है? और कोई मेरे से कहेगा हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा कर रहा है, कोई मेरे से कहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज, और कोई कहेगा कंजम्पशन. एंड आई सेड, क्योंकि इंडिया एक कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियां हैं जो एक तगड़ी नींव बनाती हैं. वाह, क्या बात है. 3 reasons why इंडिया में नौकरी करने में फायदा है. सबसे पहला मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत वाइड हो गई हैं. वो जो पुराना वो था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे या और कुछ नहीं बन पाओगे, वो चला गया. एंड आई थिंक हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप म्यूचुअल फंड बेचें या मेकअप कंपनी चलाएं या इन्फ्लुएंसर बने या एआई में काम करें. अपॉर्चुनिटीज़ हैव वाइडेंड, वो नैरो नहीं है. तो आपके टैलेंट के मुताबिक यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है. दूसरा कि जो मैंने कहा, ग्रोथ, हर सेक्टर में फंडामेंटली ग्रोथ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं. आप मेरे सेक्टर जैसा देख लीजिए, हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी भी सिर्फ 5 करोड़ हिंदुस्तानी निवेश कर रहे हैं. तो स्कोप कितना है, और ये हर सेक्टर की कहानी है. और तीसरा, हिंदुस्तान में बिजनेस क्लाइमेट बदल गया. एंड आई हैव डन शार्क टैंक, बट ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स यहाँ एंटरप्रेन्योर्स की अब रिस्पेक्ट बढ़ गई है. वी आर अ नेशन दैट वैल्यूज स्टार्टअप्स, बिजनेस क्लाइमेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज गॉटन बेटर. ये जो सरकार है, करंट सरकार, इनका क्या रोल रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन? आई थिंक बहुत रोल हैं, और इसको एक आंसर में समराइज करना मुश्किल है. बट आई थिंक व्हाट दे हैव डन, इफ आई वर टू ट्राई एंड समराइज इज प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, एक माहौल, एक सेट ऑफ पॉलिसीज जहाँ बिजनेस और कंपनीज थ्राइव कर चुके. एवरीथिंग फॉल्स इनटू दिस. एक स्टेबिलिटी का माहौल, एक ऑप्टिमिज्म का माहौल, और बहुत सारी पॉलिसीज, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीएलआई, हजारों पॉलिसी हम लिख सकते हैं. बट इट्स अलाइनमेंट विद व्हाट बिजनेस इंडिया वांट्स इज देयर. आपको वो जो एक प्रोएक्टिविटी है वो दिखती है सरकार से व्हेन यू डील विद द गवर्नमेंट? इनफैक्ट मैं तो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड सेक्टर से आती हूँ, विच इज़ म्यूचुअल फंड्स. हम बहुत क्लोजली सेबी के साथ काम करते हैं. जस्ट द एवोल्यूशन स्पेसिफिकली इन माई इंडस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 10 years दैट आई हैव बीन इन इंडिया इज़ इनक्रेडिबल. शुरुआत प्लेन म्यूचुअल फंड से की, फिर उन्होंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का फ्रेमवर्क निकाला, फिर पैसिव फंड का फ्रेमवर्क निकाला. सरकार के साथ मैंने भारत बॉन्ड किया है, जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट था. अब एक नया प्लेटफॉर्म सरकार ने क्रिएट किया है, SIF. सो जस्ट एवोल्यूशन इन माई सेक्टर, विच इज़ मनी मैनेजमेंट सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वे
in which we can manage money for common Indians, वही 10 साल में बहुत बड़ा हो गया है. और ये तो बहुत सेक्टर्स की मैं बात कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ अपने सेक्टर की बात कर रही हूँ. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल कैन आर्ग्यू कि इसका पेस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए. मुझे लगता है फॉर द लार्ज पार्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल पेस ऑफ डेवलपमेंट सरकार का रहा है. हम एक यंग मार्केट हैं, लिटरेसी कम है फाइनेंशियल, तो अगर आप सब कुछ खोल देंगे तो क्राइसिस हो जाएगा. तो सरकार हैज़ अ जॉब इन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम ये भी नहीं चाहते कि 2008 जो अमेरिका में हुआ था वो यहाँ हो, एंड ग्रोथ, और वो बैलेंस हम काफ़ी अच्छी तरह स्ट्राइक कर रहे हैं. इंटरेस्टिंग. तो ये जो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स है और उसकी जो एसोसिएटेड इकोसिस्टम्स हैं, इसने लास्ट 8 से 10 इयर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है. 3 पॉलिसीज जो आपको सरकार की जो आप बताएं जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई. तो मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हमने आधार EKYC के साथ किया है, दैट इज फाउंडेशनल वर्क. 99% of Indians have some kind an आधार. उसके बाद ये बड़ी चीज है, मतलब बाकी कंट्रीज को जब ये पता चलता है, जब आप इंटरनेशनली बात करते हैं तो एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड आधार इज नॉट जस्ट आधार. आधार changes the way you open a bank account. Aadhaar also changes the way you get a vaccine. That's true. It also changes the way you interact at an airport. So आपका वो फाउंडेशनल था. दूसरा जो 2014 के करीब आया वो था जनधन, which is giving many people a bank account. Yes. Now my numbers may be slightly off, but if you look at India before 2014, I think करीब 15-16% लोगों के पास किसी तरह का बैंक अकाउंट था. Today, more than 80% of India has banking access. This Jan Dhan opportunity of making everybody banked is transformation. उसके बाद आपका आया, और देखिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आधार ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स हैं. उसके ऊपर आपका आया जनधन, उसके ऊपर आपका आया UPI, where I genuinely think India excels. And मैं when I go to any country, मैं देखती हूँ कि इस कंट्री की खासियत क्या है. कि अमेरिका में इनोवेशन का माहौल है, जापान में डिसिप्लिन है, उन्होंने कितने ब्रांड्स क्रिएट किए हैं. आई थिंक एक ऐसी चीज़ जिसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम नंबर 1 है इज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इज थैंक्स टू आधार, UPI, ऑल दिस, यू सीन एन एक्सप्लोजन इन द कैपिटल मार्केट्स. डीमैट अकाउंट बढ़ गए हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बढ़ गए हैं, क्योंकि अब आपको निवेश के लिए निवेश एक्सेसिबल हो गया. नंबर ऑफ विमेन इन्वेस्टर्स इन द मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली, क्योंकि अब आपको ये इंतज़ार नहीं है कि कोई मेरे यहाँ फॉर्म भरेगा, मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा और तब मार्केट का एक्सेस मिलेगा. आपको फ़ोन पे मिल जाता है, और इसी दौरान आपका सस्ता डेटा भी आ गया. Yes. So all of this has created the foundation of financial markets today. डिजिटल इंडिया के 10 साल हुए राधिका अभी, तो हाउ डू यू लुक एट दैट इनिशिएटिव? I think we have to go abroad to realize how digitized we are sometimes. I had someone visiting again from abroad, और मैं केले ले रही थी रास्ते में घर के बाहर, तो मेरे से किसी ने कहा आप तो वॉलेट, पर्स कुछ नहीं लेके आए हैं. मैंने कहा मैं फ़ोन तो लेके आई हूँ. And so it touches the commerce of my life and a seller's life. It touches my ability to get a physical certificate of my healthcare. मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, and thanks to DigiLocker, and I'm told now DigiLocker has about 24 crore users. You have all your identification on DigiLocker, and you can walk into an airport. मैं ऐसी हूँ, I spend 2 days a week at an airport. Imagine. So महीने में 8 से 15 दिन में एयरपोर्ट पे रहती हूँ. मेरी जिंदगी कितनी डिजी यात्रा से सुधरी है. So digital infrastructure has permeated every aspect of our life. So in every, जो हमारी एक ease of doing business है ना, but एक ease of living is a result of digital infrastructure. And I am telling you, you genuinely need to travel outside of India to realize हम कितने डिजिटल हो गए हैं. सच बात है. अब वहाँ ऐसे लगने लगता है वो कितने पिछड़े हैं. हाँ, ये हमारे यहाँ फटाक से काम हो जाता है. So I have to carry cash here and someone says cash only. यहाँ तो आप सब भूल जाएं, बस फोन और चार्जर ना भूलिए.
और चार्जिंग पॉइंट्स भी अब एयरपोर्ट्स ने लगा दिए हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो जब आप अपने पीयर्स से बात करती हैं बाहर, और ये इंडिया के इस बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होती है, इंडिया के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती है, तो उनका वो क्या कहते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? I'll tell you a story and then I'll answer this. I went to speak, मैं हार्वर्ड गई थी. जी. हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में मैं की नोट स्पीकर थी. तो बहुत सारे सेशंस हो रहे थे. तो मैंने कहा मैं ज़रा घूमती हूँ क्लासेस में कि क्या हो रहा है यहाँ. तो आई वॉज रोमिंग अराउंड द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कैंपस एंड एक क्लासरूम में एक सेशन था जो बहुत भरा हुआ था. बैठने की जगह नहीं थी. अच्छा. मैंने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा. कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? तो मैं आ गई. It was a panel discussion on if you studied at Harvard, how do I return to India? Ooh. It's telling. Because जब मैं वापस आई थी 9 में तो ऐसा माहौल नहीं था. तब the question was आप क्यों वापस आ रहे हैं? जाके क्या करोगे? वापस आ रहे हो तो आप किसी MNC में नौकरी करिए. Now the environment is, and this time I met kids who were saying कि I'm graduating and I'm going back to India on a one-way ticket to start a business. And it's a cool thing to do. And it's a very cool thing to do. Now, why is this happening? Because your leadership has given you an environment, as I said, of stability, of growth. And that confidence is reflecting in career choices of people. And I think अगर कोई अपना youth इंडिया में आके गुजारना चाहता है बाहर पढ़ने के बाद, it's the biggest sign of confidence. Because यंग बंदे का सबसे बड़ा वो क्या होता है? वेल्थ. उसका टैलेंट तो वही है सबसे. उसका एसेट तो उसका टैलेंट है. मैं किताब में भी कहती हूँ उसका एसेट तो उसका टैलेंट है. तो वो अगर अपना प्रोडक्टिव टाइम यहाँ गुजार रहा है तो वो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि उसको एक स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट मिला है, ग्रोथ का एनवायरनमेंट मिला है. क्या बात है. अच्छा, एक चीज, another thing that you talk about is about middle class. Yes. The superpower of being a middle class and that too in India. तो ये थोड़ा हमारे चक्षु खोलिए इस बारे में. So firstly, I think most people take the middle class for granted. A lot of emerging economies, they don't have the notion of a middle class. Like I lived in Nigeria and Zambia. वहाँ वो यूपी वाली कहावत है, या तो लोग रेल में होते हैं या जेल में होते हैं. So you either have a very rich urban class, very rich upper class, or a people below poverty. मिडिल क्लास होता ही नहीं है. मतलब There are a lot बहुत of छोटा places in the world where there is not a burgeoning middle class. If you look at the Indian household structure, you'll have rich, you'll have poor, and that bottom of the pyramid is getting narrow, but you have this big paunch, this big belly, which is your lower, middle, and upper middle class. And over time, per capita income of this middle class is going up. So I'll give you a statistic. हमारे यहाँ 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी 10 लाख से ज़्यादा की आमदनी है. 1 मिलियन लोग होंगे जिनको मैं कहूँगी मैंगो मिलियनेयर, जिनका डॉलर मिलियनेयर नेटवर्थ है. एंड दिस नंबर इज़ ओनली राइजिंग. एंड what I love about the Indian middle class is while we have our values intact, I think we've gone from survival to growth to aspiration over the last 20-30 years. The opportunities जो हमारे पास हैं in terms of jobs, like you look at the average middle class aspiration. When my father finished his school in college, his thing was सरकारी नौकरी चाहिए. Then when I finished, he said कि यार बड़ी कंपनी में काम करना है. Today's middle class individuals हैं मैं तो स्टार्टअप, मुझे स्टार्टअप ही करना है. That's the risk appetite of the middle class has gone up. The consumption opportunities that the middle class has gone up. I always say that if you look at India, 20 साल पहले यहाँ 2 ब्रांड होते थे सूटकेस के, VIP और सफारी. अब देखिए कितने ब्रांड हैं. ये सिर्फ सूटकेस कैटेगरी है. मैं अगर आप किसी लेडी के साथ क्विज करें, इन द 90s वी हैड वन प्रोमिनेंट मेकअप ब्रांड, दैट वाज लॉरियल. That's true. अब देखिए कितना, अगर आपको लिपस्टिक लेनी है, कितने ब्रांड्स, तो कितने ब्रांड्स क्रिएट हो गए हैं, कितने एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो गए हैं. सो राइट फ्रॉम योर जॉब्स एंड एस्पिरेशंस टू योर कंजम्पशन. नाउ इफ यू आस्क समवन हु वाज 40, आपका
पहली सैलरी के साथ आपने क्या किया था, तो वो कहेगा मैंने आरडी की थी, बैंक में जाके एफडी की थी या डिपॉजिट की थी। आज का मिडिल क्लास वाला कहेगा मैंने एसआईपी की थी। बिल्कुल, दिस इज द चेंज इन मिडिल क्लास। क्या बात है। और ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि वाइल हम तरक्की कर रहे हैं, हाँ, एट द सेम टाइम वी आर वेरी रूटेड टू आवर वैल्यूज। तो ये हमारा एक सुपर पावर है। I genuinely believe, the generation of parents that we had, because हमने, if you look at my parents' generation, even mine, हमने तंगी के भी वक्त बिल्कुल। टाइम देखा है कि 10-10 साल वेट करना पड़ता था लैंडलाइन के लिए। सो आई कीप टेलिंग माई सन दैट अब तो 10 मिनट में ब्लिंकिट में मिल जाती है, बट यू डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। यस, एंड आई होप दैट रूटेडनेस ऑफ मिडिल क्लास स्टेज इन ऑल ऑफ अस। या दैट्स ट्रू। क्योंकि वो हमें पेशेंस देता है, वो हमें रेजिलियंस देता है। The sense I spoke about this is a different value, but I really believe as a working woman, for instance, India is one of the best places to work. मेरे से बहुत लड़कियां आके पूछती हैं, even again when I was at Harvard, के how do you survive as a working woman in India, woman CEO? And I keep telling them, don't take it for granted. India is one of the best places because अभी भी family की बहुत वैल्यू है हमारे वर्क प्लेस में। When I became a mother, the amount of support जो इस इकोसिस्टम से मुझे मिली थी, इतनी इज्जत जो मिली है, इतनी हेल्प जो मिली है, you don't take that for granted. So these are core values. और ये हमारी यूनिकनेस है, शायद बाहर जाके हमें एहसास होता है। Correct. क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर होती तो ये डिफरेंट होता। America is still struggling with paid maternity leave. हमारे यहाँ 6 महीने की maternity leave. नो क्वेश्चंस आस्क्ड। No questions asked. Now all of us take it, don't take it, but the fact is it exists. Yes. And there's a lot of respect for family as an ecosystem. मेरे ऑफिस में कितनी लड़कियां हैं who've gone through pregnancy and come back to work and are, CXOs. तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा जिंदगी जीने का तरीका, हमारे बिजनेस करने का तरीका, क्या ये दुनिया अडॉप्ट करेगी? एक ऐसा समय भी आएगा? यू थिंक सो? I think we are gradually and slowly exporting our culture overseas in very clever ways. कैसे, बताइए एग्जांपल देके। Take yoga as an example. It's become very, very popular. Yes. I'll give you another example. हल्दी हमारे यहाँ हर चीज में यूज होती थी, अब आप हर जगह देख रहे हैं टर्मरिक लाटे, curcumin is a $50 billion industry overseas. I think it has not found its home, but you would have seen what happened on the ramp with Prada. ये जो मेरी कोल्हापुर की चप्पल है 400 रुपए की, the craftsmanship that comes and the whole coming together of family. So I think, and जैसे हिंदुस्तान की economy grow होगी, as our voice gets louder, and I think this government has done a great job with our voice on the global stage. I genuinely think that the soft power that we will get from culture is very, very powerful. I always give this example that, you remember, मैं फिल्में बहुत देखती हूँ. In the 90s, there was this whole idea कि ऑस्कर जीतना है, क्रॉसओवर फिल्म बनाएंगे जिसमें गाने नहीं होंगे, वो गाने काट के वेस्ट को अपील करेगी. अभी आप देखिए क्या हुआ. 1-2 साल पहले हमारी एक फिल्म थी RRR, वो तेलुगु भाषा की फिल्म है, उसका गाना नाटू नाटू गाना ही है, हमारा ये गाना है, तेलुगु भाषा में है. So we didn't make a film for abroad. We made the film and it happened to do well. And they're now dancing to our tunes. Yeah, so, and this is without compromising on your own sense of identity. बिल्कुल. It's not कि आप खुद को बदल रहे हो किसी की एक्सेप्टेंस के लिए. आप जो हो आप वो दिखा रहे हो, और क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली वो दिखा रहे हो और वर्ल्ड क्लास तरीके से दिखा रहे हो. एग्जीक्यूशन आपका वर्ल्ड, सोल आपकी वही है, सोल आपका वही है, लेकिन एग्जीक्यूशन, अगर आप वो गाना देखें कैसे प्रोड्यूस हुआ है, कैसे परफॉर्म हुआ है, तो वो वर्ल्ड क्लास है. And people are recognizing it. Not if you make a copy of another American movie, then you might as well watch it in the US. You have to do the best at what you are. You are. और ये जो कॉन्फिडेंस है, आई थिंक वो अब हम में बढ़ने लगा है. हमें, आई थिंक ग्लोबली जब आप बाहर जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि जिन चीजों पे आप पर्दा कर रहे थे, एक्चुअली दैट इज व्हाट मेक्स यू यूनिक.
और उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको उतरना चाहिए। तो साड़ी वाली बात आप जो बता रहे थे इंटरव्यू से पहले, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि इन योर अर्ली डेज, वो बताइए ना। No, I was still, so I've been wearing a sari for many, many years now, most people. But as I said, मैं बाहर पली बड़ी हूँ, तो people always get surprised. So I started wearing a sari when I came back to India, and I'll confess, मैंने तब इसलिए पहनना शुरू किया because मुझे थोड़ा बड़ा लगता था. And but now I wear it, and I wear it even overseas, by the way, if I'm speaking at an event overseas. And most people, so when I went to receive an award from my university, Wharton Distinguished Alumni Award, I wore a sari, and I was the only person. I can't tell you, people came and touched the fabric. Wow. I wore a South silk sari, and people came and touched the fabric, because now I'm wearing the sari, and I'm wearing the confidence, and I'm wearing the craft. क्या बात है, गजब, व्हाट एन ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं आपकी किताब की, मैंगो मिलियनेयर। मैंगो मिलियनेयर, ये देखिए यहाँ रखी हुई है। यस, द डिजाइन इज वेरी यमी, Yes. इफ आई टू use that word. तो ये मैंगो मिलियनेयर कॉन्सेप्ट क्या है? So स्मार्ट मनी मैनेजमेंट फॉर अ स्वीटर लाइफ। Yes. So the idea, and I should see if we can pick this up. So the idea of Mango Millionaire is, it was again inspired from a movie dialogue, but ये आम जनता की किताब है. And there's a beautiful movie dialogue from Love Aajkal that said कि आम जनता जो है ना, वो हीर रांझा और लैला मजनू की तरह नहीं जीना चाहते. वो बस लाइफ टाइम में अपने प्यार को मिलके शादी करके खुश जिंदगी जीना चाहती है. और मुझे लगता है आम जनता इंडिया की, उसको कोई बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट या ये नहीं बनना है, लेकिन बहुत मेहनत करती है. मिडिल क्लास की हमने बात की, वर्क वेरी हार्ड, बट दे ऑल्सो नीड देयर मनी टू वर्क हार्डर देन देम. और आमतौर से जब वो पैसे की बात करते हैं तो उन्हें लगता है यार कि बहुत टेक्निकल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपने से नहीं हो पाएगा. और मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के. मुझे लगता है मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, हम इसके लिए क्या काम कर सकते हैं. जब हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है, जब हमारी इकोनॉमी इतनी तरक्की कर रही है, हमारे मार्केट्स, हमारी कंपनी, तो आम जनता उसका फ़ायदा क्यों ना उठाए, उससे वेल्थ क्यों ना कमाए. और हेंस मैंगो मिलियनेयर एक आम जनता का, आम आदमी या आम औरत जो मिलियनेयर बन सकती है, सिंपल फाइनेंशियल चीज़ें सीख के आपके बेसिक फाइनेंशियल क्वेश्चंस का दाल चावल भाषा में जवाब. तो थोड़ा सा एग्जांपल बताइए, सैंपल दिखाइए. हाँ, एंड बाय द वे, बिफोर आई डू दैट, यू नो, आई हैवंट शोन दिस बिफोर, बट आई विल शो दिस. द फर्स्ट लाइन इन दिस सेज, टू ऑल इंडियंस हु चूज दाल चावल ओवर एवोकाडो. जो इंडिया की सिंपल सीखें हैं जी, rather than very complex ideas. So we've covered a lot of things, but for instance, एक बड़ा common वो है, this is chapter 9, where people think कि मुझे घर लेना चाहिए या रेंट करना चाहिए. हाँ, ये तो एक बड़ा. We talk about that, and we don't say कि एक अच्छा है या बुरा है, but we say कि ऐसे लोगों के लिए रेंट सही है, ऐसे लोगों के लिए खरीदना सही है. अगर आप EMI पे घर लेना चाह रहे हैं तो आप कितने की EMI ले सकते हैं, ये हम क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. Then there's one on gold. तो सोना इंडियंस के लिए बहुत वो है कि सोने में निवेश करना चाहिए, फंड्स के थ्रू निवेश करना चाहिए, ज्वेलरी के थ्रू करना चाहिए, या बैंक में सोना खरीद के रखना चाहिए. इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो इन चैप्टर 10 वी कॉल इट फ्रॉम ट्रूसो टू ट्रेजरी. कि सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, यू नो, दैट इज दैट. एंड देन देयर इज अ चैप्टर आई रियली लाइक, इट्स 15. इट्स कॉल्ड लेसन्स फ्रॉम द ग्रेट इंडियन थाली. एंड हमारे यहाँ इफ़ यू ट्रैवल एनीवेयर, थाली एक बहुत खास चीज़ है. हर स्टेट की अलग थाली होती होगी, लेकिन हर स्टेट में थाली हर स्टेट में होती है. एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल एनालॉजी टू मनी. थाली में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो एक तरह की चीज़ में हम निवेश नहीं करते. लेकिन आप जो थाली खाते हैं और मैं जो खाती हूँ, वो जो हरियाणवी थाली होती है या हिमाचली, वो आंध्रा की थाली से या बंगाली थाली या उड़िया थाली से अलग होती है, क्योंकि उनके कंडीशंस, क्लाइमेट लोकलाइज्ड. ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी पर्सनलाइज्ड है. तो आप जो फाइनेंशियल मार्केट के सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने हेल्थ और बॉडी के मुताबिक कैसे अपने लिए एक थाली बनाएं. सो लेसन्स फ्रॉम द ग्रेट इंडियन थाली. बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, एंड आई विल रिकमेंड द GDP पॉडकास्ट व्यूअर्स कि यार ये तो हमारे काम की चीज़ लग रही है.
एंड जो सवाल हमारे मन में है, इसमें तीनों सवाल मेरे मन के थे, एंड आई एम श्योर ये आपके भी होंगे. तो ये तो इंटरेस्टिंग किताब है. आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय. कितना टाइम लगा आपको लिखने में? 1.25 साल. एंड एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल होता है. और हमारी कोशिश ये रही है, एक तो पहले इसमें क्या डालना है और क्या नहीं डालना. क्या नहीं डालना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर कैसे वो बात को एक तो सिंपल भाषा में कहना और थोड़ा इंटरेस्टिंग होके कहना. बिकॉज ऐसी किताब होनी चाहिए जो लोग पढ़ना चाहें. तो इसमें कहानियाँ बहुत हैं, रियल लोगों की कहानियाँ हैं, एनालॉजीज बहुत हैं, खाने की एनालॉजीज, छोटी छोटी चीज़ों की अलग अलग, जिससे कि आपको पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा है. तो वो बहुत मुश्किल था. बहुत खूबसूरत. आपने मिडिल क्लास की बात छेड़ी है, माहौल बनाया. तो एक चीज़ जो रिसेंटली हमारे देश में हुई है वो टैक्स रिलीफ यस, जो मिडिल क्लास को मिला. तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू? I think it's a very good thing because इससे नाउ इफ़ यू लुक एट द थ्रेशोल्ड जिसके नीचे लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, इट इनकम्पसेस अ वेरी वाइड नंबर ऑफ इंडियंस. आई रिमेंबर जिस दिन वो अनाउंसमेंट यहाँ हुआ था, हम तो ऑफिस में थे, बजट देख रहे थे. ऑफिस में जैसे जश्न सा मन गया था, तो ज़्यादातर लोग अफेक्टेड थे. एंड यू नो, बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस फील्ड, आई थिंक इसके दो इम्प्लीकेशन है. एक तो लोगों के हाथ में, फर्स्ट तो देयर इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अश्योर्डनेस जब टैक्स रिलीफ कम होती है, एक पेपर वर्क कम हो जाता है. एंड आई थिंक दे हैव आल्सो बीन वर्किंग टू सिंप्लीफाई द टैक्स फाइलिंग प्रोसेस, व्हिच इज आल्सो वेरी गुड. बट दूसरा, आपके पास कंज्यूम करने के लिए तो ज़्यादा पैसे भी हैं, लेकिन मैं सेल्फिशली ये भी कहूँगी आपके पास निवेश करने के लिए भी ज़्यादा पैसे हैं. सो आई थिंक इट्स अ रियल चांस फॉर द मिडिल क्लास to lead a better life and also plan for a better future. And as I said, I was certainly very, very happy. It's a very progressive thing जो हमने की है. और एक और जो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं वो आप कहती हैं कि स्टॉक मार्केट को देखने का जो तरीका है, वो लेंस आपने बदला. तो थोड़ा आप बताइए कि व्हाट इज द राइट वे टू लुक एट इट? So, you know, I was watching a series और उसमें 90s में जब हम स्टॉक मार्केट को देखते थे, फॉर सम रीज़न लोग कहते थे स्टॉक मार्केट मानी सट्टा बाजार, स्पेक्यूलेटिव, एंड इट ऑलवेज यूज्ड टू बॉदर मी. टुडे द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अंडरस्टूड एज दैट. स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं, आप कंपनियों में निवेश करते हैं. हिंदुस्तान की कंपनियों की तो आप तरक्की अपने सामने देख रहे हैं, चाहे वो बड़ी कंपनीज हों जो लिस्टेड हों जिनके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, या वो स्टार्टअप्स हों जो फिर जाके यूनिकॉर्न बन के प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी हो जाती हैं और अपनी ग्रोथ दिखा रही हैं. तो जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आप इन कंपनीज में, हिंदुस्तान की कंपनीज की ग्रोथ पे बेट कर रहे हैं. एंड आई थिंक पिछले 5-6 सालों में लोग कह रहे हैं कि यू नो, जो आम लोगों का पैसा है, जो रिटेल का पैसा है, ये स्टॉक मार्केट में आए जा रहा है, या आए जा रहा है. बल्कि बुरे वक्त में, पिछले 4-5 महीने में बुरा वक्त आया कि लोग मार्केट से पैसा नहीं निकाल रहे. ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, लोगों को समझ आ गया है कि मैं सट्टा बाजार में निवेश नहीं कर रहा, मैं अपनी कंपनियों में निवेश कर रहा हूँ. ये तो कंपनी मैं जानता हूँ, ये तो कंपनी मेरे सामने ग्रो हो रही है. ये इन कंपनियों से तो मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, इन कंपनी से तो मैं तेल खरीदता हूँ, इन कंपनी के साथ तो मैं बैंक करता हूँ. ये तो अच्छा कर रही है, तो मैं इन्हीं के फ्यूचर में निवेश कर रहा हूँ. सो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट हैज़ चेंज. दूसरा क्या हो गया है कि अगर आपको एक कंपनी आज शुरू करनी है, अगेन आई गो बैक टू 90s, अगर आपको तब एक कंपनी शुरू करनी थी तो कैपिटल की बड़ी तंगी होती थी कि यार बैंक से लोन नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट तो तब बड़ा नहीं होता था. अब क्या हो गया है, मुझे लगता है कि आज के इंडिया में आपके पास एक आइडिया है ना, कैपिटल आपको मिल जाएगा. हम एक कैपिटल सफिशिएंट नेशन है. या तो आपको बैंक से मिल जाएगा, या म्यूचुअल फंड से मिल जाएगा, या फैमिली ऑफिस से मिल जाएगा, या प्राइवेट इक्विटी से मिल जाएगा, या वीसी से मिल जाएगा. ये बहुत बड़ा बदलाव है. देखिए, आइडिया और एग्जीक्यूशन में अगर दम हो तो फिर कैपिटल की कमी नहीं होगी. और ये इससे ना डेमोक्रेटाइजेशन और मेरिटोक्रेसी आ गई है. आपको बड़े बाप का बेटा नहीं होना, बिकॉज अगर कैपिटल की कमी है देन यू नीड फैमिली. दैट्स ट्रू. अगर आइडियाज का खेल है तो कोई भी खेल सकता है. बात सही है. अमेजिंग. अच्छा,
अब बात करते हैं एक और किताब की, माननीय प्रधानमंत्री जी की किताब एग्जाम वॉरियर्स, और उसी से जुड़ा एक बड़ा पावरफुल इनिशिएटिव परीक्षा पे चर्चा। इस बार के एडिशन में यू वर वन ऑफ द एस्टीम्ड गेस्ट्स, सो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? सबसे पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया, और एक मैक्रो लेवल पे कहूँगी, यू नो आई हैव बीन अ स्टूडेंट जिसको एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, सबको होता है। आई जस्ट थिंक कि हमारे यहाँ ऑफन रिजेक्शन, मुश्किल घड़ियों की बात हाउस होल्ड कॉन्वर्सेशन नहीं होती, और परीक्षा के पे चर्चा के ज़रिए प्रधानमंत्री ने एज अ लीडर कहा है कि ये छोटी बात नहीं है, मैं अभी आपके साथ इस दौर में हूँ जो मुश्किल। इनफैक्ट उन्होंने एग्ज़ाम रिजल्ट्स के पहले एक ट्वीट भी किया था कि रिजल्ट्स को देख के आप निराश ना होइए। तो ये जो फेलियर है, ये जो कॉमन लोगों की प्रॉब्लम है, आई थिंक लीडरशिप इज स्टेपिंग इनटू कॉमन पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस पहले हमारे यहाँ कहीं नहीं होती नहीं थी, एंड बस ये होता था कि मेहनत करो, लेकिन मेहनत का फल ना मिले तो क्या हो। स्ट्रेस हो रहे हैं एग्जाम के टाइम, मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रही है, हेल्प चाहिए, तो कहाँ जाए। सो एज अ मदर ऑल्सो आई फील कि द फैक्ट कि कॉन्वर्सेशन हो रही है बहुत अच्छी बात है, और ये लोगों को प्रेरणा देगी, टीचर्स को भी प्रेरणा देगी। लाइक लॉट ऑफ पीपल इन माई फैमिली आर टीचर्स, दे आर वेरी हैप्पी कि ये बात हो रही है, बिकॉज हम स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि कैसे करो, प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक द एनर्जी ऑफ दोज किड्स ना, व्हेन वी डिड दैट रिकॉर्डिंग, मुझे तो अमेजिंग लगी। यू नो, यू कैन थिंक कि ये बच्चे बैठ रहे हैं और इंडिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, जो हम बातें कर रहे हैं ये सुन भी रहे हैं या नहीं, वो सुन रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अलग अलग उनके टेक अवेज हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो दैट डायरेक्ट कनेक्ट अक्रॉस इंडिया ऑन अ टॉपिक जो सबके घरों में, एग्जाम का स्ट्रेस किसी ने हुआ। पहले ये होता था मेहनत करो, टॉपर बनो, बट everybody is not cut out for that, no? So it's like having a friend in that stage of the journey. अच्छा, हमने जितने एपिसोड किए राधिका, सारे एपिसोड में अलग अलग बच्चे हैं, और हर बच्चा, तो हम वो एक एक्सरसाइज जो आपके साथ भी की कि एक वर्ड में बताओ कि क्या सीखा, what was the takeout from the session. Every kid had a different thing to say. That's beautiful because everybody learns something. Everybody is expressing एक individual point of view. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. It was absolutely and जो आपने बात कही, that's also इतनी relevant है, that the prime minister to think of something which is so basic, and to put so much effort to that. Sometimes आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती, आपको लोगों को उनके बेसिक पॉइंट्स ऑफ लाइफ में उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, वो भी बहुत ज़रूरी है. अच्छा, उसके बाद जो टीवी प्रोग्राम था, उसका जो रिस्पॉन्स है व्हेन दैट वेंट, बहुत सारे मुझे कॉल आए कि so many people, especially the teachers in the family, called me and said अच्छी बात है कि ये हुआ है, आपने किया है, हम अब स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि जाके देखें. सो द टीवी, इवन द डिजिटल रिस्पॉन्स वाज वेरी वेरी कैसा रिस्पॉन्स आया ओवरऑल आपको? हाँ, सो आई गॉट लॉट ऑफ डिजिटल रिस्पॉन्सेस, पीपल हु वॉच मल्टीपल, एक एपिसोड देखा वो अपना, जैसे वो टेक्नोलॉजी पे था, फिर किसी ने फिर वो मेंटल हेल्थ वाला देखा, दीपिका वाला, सो लॉट ऑफ पीपल, फूड वाला भी एपिसोड, बिकॉज यू नो ये भी होता है एज अ मदर, बच्चे को खाने का क्या दो एग्जाम के टाइम. सो जस्ट बेसिक सेंसिबल टिप्स टू टेक एग्जाम्स वेल, यू नो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एग्जाम जर्नी. पहले कभी इतने नुआंस में बात ही नहीं होती थी एग्जाम के रिलेटेड, सिर्फ ये होता था पढ़ाई करो. अच्छा, when you look at the honorable prime minister, you know, leading a country which is not easy to lead, you yourself are a leader, so 3 things that you admire about the honorable prime minister's leadership skills. Anything that you'd like to talk about there? I think first is he feels very accessible. We talked about this, ये जो परीक्षा के चर्चे के context में है, that while being a leader he doesn't feel distant. लगता है कि यार अपने तो है, relatable है, accessible है, and I think it comes from, you know, स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी जो जिंदगी की चीज़ें हैं, क्योंकि वो सेलिब्रेट होती हैं, इट फील्स लाइक यार हमारे भी घर के हो सकते हैं. एंड दैट आई थिंक इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू कैप्चर एज अ लीडर.
The second is, I think, the confidence you see on the world stage. I track a lot of his foreign tours. And so the kind of respect that he commands, because finally, and my father has been a diplomat, a leader is also a representative of the nation. आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को वो represent करते हो. So when he walks with confidence and he's seen with confidence, I think you That feel rubs off. very good. And third is, which I'm glad that is starting to come out, there's boldness. You know कि leadership मुझे लगता है मुश्किल फैसले लेना भी leadership है. And you know boldness in decision making कि services economy नहीं, हम manufacturing भी कर सकते हैं. So taking those bold bets, putting reforms, these are bold bets. सब कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी. But boldness, उसके लिए हिम्मत चाहिए. उसके लिए हिम्मत चाहिए. और boldness is very, very important, I think, in leadership, especially. And it's hard, yeah. India is such a diverse country. Each state is a different language. You know, you have such diverse socio-economics. So ये सब करना in as complex, हम एक बहुत complex country है. तो टू बी बोल्ड इन अ सोसाइटी एज कॉम्प्लेक्स बहुत मुश्किल होता है. That's true. बिल्कुल. यू नो आप 10 लोगों के सामने जो आपके जैसे हैं, आप बड़े बोल्ड फैसले ले सकते हो, सब एक जैसे हैं. ठीक है, 140 करोड़ लोग जो कि सबको अलाइन करना एक साथ. हाँ, सो टू डू इट एंड टू बी कॉन्फिडेंट इट्स हार्ड व्हेन यू हैव दैट मेनी पीपल. जब आप ग्लोबल बिजनेस लीडर्स से मिलते हो, बात करते हो, वो इंडिया के बारे में कहते हैं, तो वो व्हाट इज देयर व्यू अबाउट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर? वो उनको कैसे देखते? I think they see him as someone who has provided the country exactly what I said, bold but stable leadership. And मैं ये बार बार stability कहती हूँ because we are a country जहाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है. You need that extra push. Yes. And you need कि ये एक stability का माहौल. और by the way, बाकी दुनिया में stability नहीं रही. In the last 10-15 years or 11 years of this tenure, the world has not been a very stable place. In हमसे बहुत बड़े बड़े देश आप देख रहे हैं कितना ऊपर नीचे होता है. हमारे यहाँ एक स्टेबिलिटी का माहौल रहा है and people see us that and constantly हम तरक्की के रास्ते चल रहे हैं. तरक्की हो रही है, बोल्ड मूव्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं ऐसा होता. नहीं हो रहा. ऐसे हो रहा है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द वर्ल्ड हैज कम कि ये ग्रो, जैसे स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि अच्छी कंपनी वो है जो ग्रो कर रही है लेकिन स्टेबल तरीके से ग्रो. सो आई थिंक इंडिया एज अ स्टॉक इज गोइंग थ्रू इट्स ग्रोथ फेज. आई गिव दिस प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर्स. मैं जाके जब शहरों में बात करती हूँ कि द स्टॉक टिप ऑफ द डेकेड, कुछ आमतौर से लोग स्टॉक टिप मांगते हैं, एंड आई वॉक थ्रू एंड आई आस्क देम कि आपको अगर एक स्टॉक पे वेट करना होता अगले डेकेड के लिए तो आप कौन सा करते? एंड आई एनालाइज इंडिया की बैलेंस शीट क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपेटिटिवनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, लीडर, एंड देन आई से द स्टॉक टिप ऑफ द डेकेड इज इंडिया. वाह, क्या बात है. तो शार्क टैंक का जो आपका एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? एनीथिंग दैट यू नो यू रिमेंबर एंड यू से यार ये तो यू नो आई नीड टू डू दिस मोर? लुक मैं हर दिन उस सेट पे जब थी तो मैं इंस्पायर्ड ही रहती थी. मुझे लगता था कि अगर आपको हिंदुस्तान का मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक साइड देखना है तो शार्क टैंक के सेट पे आना चाहिए. एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट इज़ कि, और ये मेरा काम भी है, लोग हिंदुस्तानी प्रॉब्लम के, जो हिंदुस्तान के लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उनकी हिंदुस्तानी इलाज ढूंढ रहे थे. लाइक देयर वाज अ कंपनी आई बैक्ड कॉल्ड टू हैंड्स. और आप जब किराने की दुकान जाते हैं यू वुड नोटिस कि उसको क्रेडिट पे भी, यूपीआई पे भी, कैश में भी पैसा मिलता है. अब उसके पास कोई अकाउंटिंग सिस्टम होता नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर पाता, आमतौर से कैलकुलेटर पे काम करता है. ये बच्चे कैलकुलेटर बना रहे हैं, स्मार्ट कैलकुलेटर जिसमें MIS सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है और NPCI के साथ भी काम कर रहे हैं. 24 साल का लड़का है जो 18 साल की उम्र से 6 साल से रिटेलर्स के साथ, किरानों वालों के साथ बैठा, और यूपी का लड़का है, यूपी के छोटे शहर का. तो आई गेट इंस्पायर्ड बाय, एंड ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं. यंग किड्स भारत से जो आए हुए हैं, सॉल्विंग इंडिया प्रॉब्लम्स, और उनकी जो कस्टमर की प्रॉब्लम की समझ है ग्रास रूट्स पे, वो बहुत कमाल की है.
और वो जो बारीकी है, that's what makes them और ये मुश्किल है प्रॉब्लम सॉल्व करना, आइडिया से उस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूशन तक लाना, मैन्युफैक्चर करना, ये मुश्किल प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि आप कुछ लिपस्टिक बेच रहे हो, सिंपल सी चीज कर रहे हो, बारीक प्रॉब्लम है और मुश्किल प्रॉब्लम है जो बड़े लोग, बड़ी कंपनियां नहीं सॉल्व कर रही, ये बच्चे कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज जो जब मैं रिसर्च कर रहा था इस शो के लिए, तो यू नो लोगों ने मुझसे कहा कि राधिका से ये जरूर पूछना अबाउट समथिंग दैट शी इज वेरी पैशनेट अबाउट, द ग्रेट इंडियन ड्रीम। तो ये क्या चीज है राधिका? So it's come from this word, the American dream. You know, I think 70s, 80s में पॉपुलर हुआ कि अमेरिका में आप कहीं से भी शुरू करके बहुत कुछ बन सकते हो। एंड इट वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग, एंड आई थिंक देयर इज समथिंग जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए, कॉल्ड द ग्रेट इंडियन ड्रीम, बिकॉज आई हैव सीन इट विद माई फादर, आई हैव सीन इट विद माई सेल्फ, विद सो मेनी पीपल। ये एक देश है जहाँ आप एक बहुत बेसिक लेवल से शुरू करके अपनी चोजन इंडस्ट्री में, अगर आप में मेहनत है, जज्बा है, बहुत तरक्की कर सकते हो। और वो तरक्की का रंग अमेरिका से अलग है, एक डाइवर्सिटी में पला है, एक फैमिली ओरिएंटेशन में है, अपने लिए एक बहुत खूबसूरत लाइफ बना सकते हो अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत बेसिक बैकग्राउंड से, इन वन जनरेशन। आई थिंक दैट इज द ग्रेट Indian dream that we need to start talking about. And I meet so many people who are living some version of the Indian dream. और वो अमेरिकन ड्रीम से अलग कैसे होगा? 2-3 चीजें बताइए। I think one, it is a lot more inclusive. The notion of family, उसमें बहुत stronger है, family, extended family. It's built in diversity, क्योंकि हम एक बहुत अलग culture हैं। जैसे मैंने कहा, एक देश में इतने सारे states हैं और हर इंडिविजुअल की ड्रीम बहुत अलग हो सकती है। किसी की सरकार में ड्रीम हो सकती है, लाइक माई फादर्स वाज टू सर्व गवर्नमेंट, माइन वाज टू बिल्ड बिजनेस, किसी के आर्ट्स में हो सकती है। वाह, बट इट इज द ग्रेट इंडियन ड्रीम। और बड़ा खूबसूरत है और इसके कई रंग दिख रहे हैं मुझे ऑलरेडी, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब कुछ हमारे यंग ऑडियंस के सवाल हैं, आर यू रेडी? यस। ओके, अमन का सवाल, what is your advice for someone from a small town who wants to enter the world of finance but doesn't have connections? So finance is an industry जहाँ connections की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक ऐसे घर से आती हूँ जहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम नहीं करता था। So my advice is कि first remember कि एक बहुत डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री है, यहाँ बहुत ऐसे लोगों ने तरक्की की है जो बहुत कम बैकग्राउंड से आते थे। आप मेहनत करिए, एक अच्छी टेक्निकल क्वालिफिकेशन लीजिए, और फाइनेंस की दुनिया में ग्लैमर के लिए मत आइए, इसमें मेहनत बहुत लगती है और सालों लगते हैं समझने में इसको, लेकिन ये बिल्कुल मेरिटोक्रेसी वाली दुनिया है। रिया का सवाल, how do you stay confident when you're constantly comparing your journey with the others doing better or faster? I don't compare the journey. एंड मैं सच में कहती हूँ, ये जो शर्मा जी का बेटा बेटी फिनोमेनॉन है, इससे निकल रही है। आप कभी, हमने प्राइम मिनिस्टर की बात की, वो बोल्ड बेट्स नहीं ले पाएंगे जब आप हमेशा कंपैरिजन में इधर उधर देख रहे हैं। अगर आपको रेस भागनी है, आप सीधे देख के भाग के, इधर उधर देखेंगे तो फिर आप बस इधर उधर ही देखते रह जाएंगे। For someone whose parents have never talked about investing, how do we start the conversations at home without sounding arrogant or confused? Suhasini ka question. Please मेरी किताब पढ़िए। That was not supposed to be the answer, but I genuinely believe. And छोटी छोटी हैबिट्स आप अपने बच्चों में जल्दी इनकलकेट कर सकते हैं। मैंने अपने सन को एक पिगी बैंक दिया है, वो 3 साल का है। आप अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी SIP शुरू कर सकते हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, उनके बर्थडे पे उनको दिखा सकते हैं कि ये आपके लिए हुआ है। तो पीपल अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। अवेयरनेस आपको मेरे बच्चे को ये पता है कि मम्मा ऑफिस जाती हैं मीटिंग के लिए, तो मीटिंग करते हैं तो पैसे मिलते हैं, रुपीज मिलते हैं। छोटे 3 साल का बच्चा है, वो उसकी लैंग्वेज में वो बिल्कुल, हाँ, तो उसको समझ में आ रहा है कि ओके दिस इज एन ओके, तो वो गिव एंड टेक समझ में आ रहा है कि ठीक है मम्मा दूर जा रही है तो कुछ तो मिल रहा है, और फिर उन रुपीज से मैं टॉयज लूंगा। ये नहीं है कि टॉयज फ्री में आ रहे हैं। तो 40 वी अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रन। ब्यूटीफुल। रोहन का सवाल है,
if you could give one money tool to every young middle class Indian in this country, just one, वो क्या होगा? अब तो मैं किताब देना चाहूंगी. आई रियली थिंक द गिफ्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है. या उसमें आपको फिर डिसीजन मेकिंग की कॉन्फिडेंस है. बहुत बढ़िया. अब एक रैपिड फायर करेंगे, द लास्ट सेक्शन Yes. ऑफ द शो. One middle class hack that you still live by. वैल्यू फॉर मनी, VFM. One money habit your mom still doesn't approve of. Your money habit. अरे मैं कभी कभी लग्जरी पर्सेस ले लेती हूँ तो उनको बहुत गुस्सा आता है. One financial mistake you made early on. मैंने बहुत जल्दी में निवेश किया, अपना बोनस मिला था, बहुत जल्दी में सारा पैसा डाल दिया समझने से पहले. One thing Wharton did not teach you. हाउ टू विन ट्रस्ट ऑफ पीपल. और लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल काम है और सिखाया नहीं जा सकता. One money myth you wish people stop believing. कि निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है. आज के हिंदुस्तान में आप 100 रुपए के साथ भी शुरू कर सकते हैं. One financial term you think should be banned from ads. अरे बहुत सारे हैं ऐसे, बट हैं हमारे जैसे. केगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. किसको समझ आती है ये बात यार? ये टेक्निकली करेक्ट है लेकिन कोई जिंदगी केगर के लिए नहीं जीता. Awesome. A financial habit you think all couples should build together. टॉकिंग. वंस अ क्वार्टर सिट डाउन एंड रिव्यू आपके घर के फाइनेंसेस क्या हैं साथ में. साथ में. That's the key. साथ में. What's more satisfying, mentoring a young investor or building a new product? Of course, the first. I mean, at this stage of life, anything to do with seeing people grow बहुत अच्छा लगता है. One thing being shark that you loved. Meeting young Indians from beyond the major cities, जो बॉम्बे, दिल्ली हैं, seeing the level, भारत से जो बच्चे आते हैं, and seeing कि वो कितनी तंगी के बावजूद कितनी बड़ी बड़ी सोच है उनकी. क्या बात है. What's that one financial rule that you always live by, you always follow? अगर कुछ समझ ना आए तो उसमें निवेश ना करो, वर्थ नहीं है. राधिका, बहुत मजा आया आपसे कॉन्वर्सेशन करके. It was absolutely fantastic, so insightful. Thank you so much. Thank you. It's been lovely. Thank you.